दिस इज प्रेम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक क्लासेस। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक एमसीक्यू सीरीज, जिसके अंदर हम बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर्स जो सोल्यूशन है, जो पिछले 2015 से 2020 तक आज तक जितने भी आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका हम यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। और सबसे खास बात इस सीरीज की ये है कि इसमें हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा? एक तो हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा उसका रिवीजन हो जाएगा, हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, और इसके अलावा जब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सिलेबस है वो भी लगभग कवर हो जाएगा। इससे फायदा ये होना है कि इन क्वेश्चंस के अलावा इनसे रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चन होंगे, इन कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ जो हमको अचीव करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज है, एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें आप सभी जो भी आपने अभी तक अंडरस्टैंड किया उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत वैल्यूएबल होगी, आपका उसको फायदा मिलने वाला है आपके एग्जाम में, और आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी वीडियोस को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स। आपने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा होगा, उसमें दो लॉ है। एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको गॉसन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, और जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये क्या था? नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई इंटू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू कमोडिटी जेड। दूसरा ऑप्शन भी है इसी तरह से, जो कि बराबर है तीनों कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो, जो कि बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन भी सेम है, लेकिन इसमें ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है या फिर लेस देन है। तो ये ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो अगर आपने ये लॉ पढ़ा होगा तो आप इनका आसानी से आंसर कर पाएंगे, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस रेशियो जो है एक पर्टिकुलर कमोडिटीज के, वो इक्वल होने चाहिए सबके, और इक्वल होना चाहिए अल्टीमेटली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, जो कि कांस्टेंट थी कार्डिनल यूटिलिटी के केस में। तो ये इसके बराबर हो। जो भी हम लास्ट स्पेंट रुपी जो हमारा है उस वस्तु के पर्टिकुलर कमोडिटी के कंजम्पशन में खर्च कर रहे हैं, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है और जो अपने मनी जो उस पर स्पेंड किया उसकी जो यूटिलिटी है वो बराबर होनी चाहिए। तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आइए डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कंज्यूमर से क्वेश्चन है। जब सिंगल कमोडिटी के केस में हम देखते हैं, जब एक ही कमोडिटी कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर रहा है, तो उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो अपना पूरा बजट जो है कमोडिटी एक्स पे खर्च करेगा, उसको खरीदेगा, या फिर अपनी मनी इनकम को रिटेन करेगा। तो उसके पास दो ही ऑप्शन है। तो इस कंडीशन में कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा? जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की उसके प्राइस के बराबर उसे मिल रही हो। तो ये है सिंगल कमोडिटी के केस में। और जब मोर देन वन कमोडिटी हो तो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां पर होगा? जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो रेशियो है वो उन वेरियस कमोडिटीज की इक्वल होंगी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट जो बात है याद रखनी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, जो कि एनालिसिस है। तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ मनी मस्ट बी द सेम फॉर ऑल कमोडिटी, जो कि था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए सभी कमोडिटीज के लिए। डायग्राम से हम देखेंगे ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कर्व आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कर्व है, ये दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मार्जिनल यूटिलिटी जो पर्टिकुलर कमोडिटी की है उसका जो कर्व होगा वो हमेशा ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि जब भी आप एक एडिशनल यूनिट किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए कम होती जाती है, टोटल यूटिलिटी आपके लिए कम होती जाती है। और ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है जो हॉरिजॉन्टल है, ये कांस्टेंट है। मार्शल की एक बहुत ही फेमस एजम्पशन थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जहाँ पे ये तीनों इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इन केस ऑफ एन इंफीरियर कमोडिटी द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। इंफीरियर कमोडिटी की बात हो रही है, इंफीरियर वस्तु है, तो उस केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या है
इनकम के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आया, दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इन्फीरियर कमोडिटी के केस में क्या होगा? ऑप्शंस है पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिटी या फिर इन्फिनिटी। उसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज नेगेटिव। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव होगी इन केस ऑफ इन्फीरियर कमोडिटी। इनकम इफेक्ट क्या होता है? जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि किसी वस्तु के लिए इनकम इफेक्ट वो होगा कि जब इनकम के चेंज होने पर उसकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आए। तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब है कि जब पर्टिकुलर कंज्यूमर के इनकम में इंक्रीज होने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड या फिर जो क्वांटिटी वो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, उसमें कमी आए ना, कंज्यूमर उसकी कंजम्पशन को रिड्यूस करे, उसको कहेंगे नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो इन्फीरियर गुड के केस में इस तरह से होता है, जब आदमी की इनकम बढ़ती है तो वो इन्फीरियर गुड्स को कंज्यूम करना कम कर देता है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए जो पहला डायग्राम है इसमें इनकम कंजम्पशन कर्व है जब गुड एक्स इन्फीरियर है। आप देख रहे हैं गुड एक्स इन्फीरियर है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, ये L1 थी, L1 से L2 जब इनकम हुई तो आपने इसकी कंजम्पशन को कम कर दिया। पहले आप Q1 कंज्यूम कर रहे थे, अब आप Q2 पे आ गए, ऊपर की ओर बेंड कर गए। फिर जब आपकी इनकम और बढ़ती है तो इसका कंजम्पशन कम हो गया। तो आप देख रहे हैं इनकम के बढ़ने के साथ कंजम्पशन जो है वो कम हो रहा है उस पर्टिकुलर गुड का। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो इनकम इफेक्ट है वो इन्फीरियर गुड के केस में नेगेटिव होता है। और दूसरे डायग्राम में यहाँ पे गुड वाई इन्फीरियर है, जब गुड वाई इन्फीरियर होगा तो आपका जो कर्व है वो इस तरह से ओ एक्स एक्सिस की तरफ बेंड कर जाएगा, आईसीसी कर्व। आईसीसी बेसिकली क्या है? इनकम कंजम्पशन कर्व। वेरियस इनकम लेवल्स पे कंजम्पशन लेवल क्या है वो हमें बताएगा आईसीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंजल कर्व पासिस थ्रू द टेंजेंसी पॉइंट ऑफ। एंजल कर्व जो होता है वो पास करता है टेंजेंसी पॉइंट्स। किसके टेंजेंसी पॉइंट्स होते हैं वो? आइसोकॉस्ट या बजट लाइन के। ऑप्शन बी है बजट लाइन या फिर इंडिफरेंस कर्व। ऑप्शन सी प्राइस लाइन एंड आइसोकॉस्ट लाइन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि एंजल कर्व क्या होता है। एंजल कर्व हमें वेरियस इनकम लेवल पे कंजम्पशन लेवल शो करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व है, ऑप्शन बी, कि इन दोनों का ये टेंजेंसी पॉइंट होते हैं जहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टेंजेंट करें। उनका जो एक लोकस होगा उसको हम कहेंगे एंजल कर्व। इससे पहले हम एंजल लॉ समझ लेते हैं कि एंजल लॉ क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेके। एंजल लॉ, एज द इनकम ऑफ फैमिली इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स इनकम स्पेंट ऑन नेसेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे सच एज फूड फॉल्स, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। दैट स्पेंट ऑन लग्जरीज इंक्रीजेज। क्या होता है कि जब किसी फैमिली की इनकम में इंक्रीज होता है, इनकम बढ़ती है, तो जो फूड स्टफ्स है, जो नेसेसिटीज है, उस पे जो खर्च कर रहा था अभी तक वो जो पर्टिकुलर फैमिली है, उसका प्रोपोर्शन अब कम हो जाता है और लग्जरीज पे बढ़ जाता है। इनकम अगर आपकी अभी आप अगर अपनी इनकम 1000 है सपोज, उसमें से आप 800 रुपये अभी कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं, नेसेसिटी पे खर्च कर रहे हैं, और 200 आपका दूसरे आइटम्स के लिए उसमें खर्च हो रहा है। जब आपकी इनकम अब मान लो तो 1000 से 2000 होगी, इनकम आपकी बढ़ गई। तो इनकम बढ़ने पे अब आप डबल नहीं आपका होगा, 1600 का आप फूड स्टफ पे स्पेंड नहीं करेंगे, अब उसका जो प्रपोर्शन है वो कम हो जाएगा। बेसिकली ये एक पैटर्न है। किसका पैटर्न है? एक्सपेंडिचर का पैटर्न है। तो एक्सपेंडिचर के पैटर्न में चेंजेस आता है जब इनकम में चेंज होते हैं, वो एंजल ने हमें बताया था, तो इसीलिए इस लॉ का नाम एंजल लॉ है। तो दिस चेंज इन पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विद द राइज इन इनकम ऑफ फैमिली हैज बीन कॉल्ड एंजल लॉ। तो ये जो पैटर्न ऑफ कंजम्पशन था, जो कि इनकम के बढ़ने के बाद एक आपको देखने को मिला, उसको हम एंजल लॉ कहते हैं। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का रिलेशनशिप है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब ये इनकम लाइंस है जो स्ट्रेट लाइन है, B1 B2 B3, और ये आप देख रहे हैं IC IC2 और IC3 आपके इनकम कंजम्पशन कर्व है। तो ये R पॉइंट पे पहले इक्विलिब्रियम में था कंज्यूमर, फिर दूसरे इनकम लेवल पे S पॉइंट है, तीसरे इनकम लेवल पे T पॉइंट है। तो ये जो Q1 Q2 की एक वेरियस इनकम लेवल पे क्वांटिटी वो कंज्यूम कर रहा है। तो इसी का हमने हॉरिजॉन्टल समेशन करके कर्व हमारे सामने आया, जो कि पॉजिटिव स्लोप कर्व है, इसी कर्व, इसको एंजल कर्व कहते हैं।
ओके, तो ये बेसिकली क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप है। इनकम बजट लाइन से शो होती है और एक्सपेंडिचर हमारा इंडिफरेंस कर्व से शो होगा। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी है, बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंज्यूमर डिमांड कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो कंज्यूमर का डिमांड कर्व होता है उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। अब हमें डिमांड को याद करना होगा कि डिमांड क्या था, बेसिकली फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस लेवल। ओके, प्राइस लेवल पे क्या डिमांड है, वो कंज्यूमर की डिमांड होती है ना कि डिफरेंट प्राइस लेवल पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, उसको हम डिमांड कहेंगे। ओके, तो वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो रिलेशनशिप है बेसिकली प्राइस लेवल और क्वांटिटी डिमांडेड का। तो वो होगा, ऑप्शन है इनकम कंजम्पशन कर्व, एंजल कर्व, लॉरेंज कर्व या फिर प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, प्राइस कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व क्या था, इनकम कंजम्पशन कर्व था वेरियस इनकम लेवल पर, ये इनकम लेवल थे वेरियस, इस पे कंजम्पशन हमारा क्या है। ओके, ये हमारे दो कंजम्पशन लेवल है, एक हम Q1 है, सपोज दैट ये Q2 है। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ये था हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व। अब प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होगा फिर, कि डिफरेंट प्राइस लेवल के पे कंजम्पशन लेवल क्या है। जब प्राइस में चेंज हुआ तो प्राइस के चेंज होने पर कंजम्पशन लेवल क्या है। अब इनकम तो हमारी यही रहेगी एक ही, लेकिन प्राइस में चेंज हुआ, अभी हमारा कंजम्पशन लेवल ये है। मान लो यहाँ पे कमोडिटी एक्स है, वो एक्स एक्सिस पे, तो अगर इसके प्राइस में कमी होती है तो अब हम मतलब इसको ज़्यादा खरीद पाएंगे, है ना। इनकम हमारी अब बढ़ गई है मॉनेटरी सेंस में, तो अब हम इसको ज़्यादा खरीद पाएंगे, तो हमारा नेक्स्ट लेवल यहाँ पे हो सकता है। पहले हम इसको इस लेवल तक, क्यू लेवल तक कंज्यूम कर रहे थे, अब जब प्राइस इसमें कम हुआ एक्स कमोडिटी, तो हम इसको अब ज़्यादा परचेज कर रहे हैं ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस। ओके, तो ये जो कर्व होगा इन दोनों का टेंजेंट, इसको हम कहेंगे PCC, प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो ये यहां से हम डिफरेंट प्राइस लेवल पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या है उसको यहां से हम डिराइव कर सकते हैं, जो कि डिमांड कर्व है। ओके, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप आप चीजें अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the context of a straight line demand curve touching both the axes, which one of the following is correct। आपको बताना है जब डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, इस तरह का आपका डिमांड कर्व है। ओके, द डिमांड कर्व इज इलास्टिक। आपको बताना है कि जो डिमांड कर्व है वो इलास्टिक है कब, बिलो द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब जो ये डिमांड कर्व है इसके बीच का पॉइंट, इसके नीचे इलास्टिक है, बिलो मतलब ओ एक्स एक्सिस की तरफ, या फिर एबव द मिड पॉइंट वाई एक्सिस की तरफ, या फिर एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे हम कहेंगे कि जो डिमांड कर्व है वो इलास्टिक है, या फिर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द डिमांड कर्व, या जो डिमांड कर्व की लेंथ है इस पूरी लेंथ में वो इलास्टिक है। तो इसके लिए आपको इलास्टिसिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कब हम इलास्टिक इसको कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इलास्टिक बेसिकली होता है कि जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो। ओके, तो इतना हिंट आपको मिल गया है। अब इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एबव द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के ऊपर जो है आपका डिमांड कर्व इलास्टिक होगा, उसको हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड कर्व। आइए प्राइस इलास्टिसिटी को समझ लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या है, बेसिकली एक डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है क्वांटिटी डिमांडेड की ऑफ ए गुड ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस। चेंज प्राइस में चेंज होने पर उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हो रहा है, जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, उसको हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जैसा हम पहले डिस्कस हमने किया कि इलास्टिक जो डिमांड है वो होती है व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। जब लेस देन 1 होगी उसको हम कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड, और जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू बराबर होगी 1 के, तो इस केस को हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये हमारे पास वो कर्व था जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक डिमांड कर्व है जो कि लीनियर डिमांड कर्व है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो आप बताइए कि ये इलास्टिक कब होगा। तो जो मिड पॉइंट होता है एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का, वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू बराबर होती है 1 के। ठीक है, इससे एबव जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, मींस इससे ऊपर कर्व इलास्टिक है, और इससे नीचे जब हम स्लाइड्स करेंगे
ओ एक्स एक्सिस की तरफ वहाँ पे लेस देन 1 होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व है वो इन इलास्टिक होगा। जब ये ओ एक्स एक्सिस को टच करे वहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू जीरो इलास्टिसिटी, और जहाँ पर ये ओ वाई एक्सिस को टच करता है वहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ लीनियर डिमांड कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अभी हम लीनियर डिमांड कर्व डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको बताना है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वन इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी एट ऑल पॉइंट। सेकेंड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीजेज एज वन स्लाइड डाउन द डिमांड कर्व। इलास्टिसिटी डिक्लाइंस एज वन स्लाइड डाउन द डिमांड कर्व। है ना, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके लिए इसका आंसर करना इजी हो जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। डी इज इलास्टिसिटी डिक्लाइंस एज वन स्लाइड डाउन द डिमांड कर्व। जब हम एक स्लाइड डाउन आते हैं डिमांड कर्व में, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 है। ओके, अगर हम नीचे आ जाएं एक स्लाइड डाउन तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 1, मतलब इन इलास्टिक हो जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। ओके, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलास्टिसिटी डिक्लाइन एज वन स्लाइड डाउन द डिमांड कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व द अमाउंट स्पेंट बाय ए कंज्यूमर ऑन ए गुड। जब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व है तो जो अमाउंट स्पेंट बाय अ कंज्यूमर ऑन ए गुड होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इंक्रीज वन प्राइस चेंजेस, बढ़ जाएगा क्या जब प्राइस चेंज होंगे। रिमेन कांस्टेंट वन प्राइस चेंजेस, क्या कांस्टेंट रहेगा जब प्राइस में भी चेंज हो, या फिर कम हो जाएगा जब प्राइस बढ़े, या फिर कम हो जाएगा जब प्राइस घटे। इसके लिए मेन ऑप्शन यही है, 4 ऑप्शन, इसमें अपना इसका आंसर बताना है। जब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व है, अब समझ लेते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है। सिंपल इसको समझिए कि जितना प्रतिशत चेंजेस प्राइस में हुआ है उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। यूनिटरी इलास्टिक है। अब इसका आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, रिमेन कांस्टेंट। जो आप अमाउंट स्पेंड करेंगे उस पर्टिकुलर गुड्स पे वो सेम रहेगा। ओके, तो यूनिटरी इलास्टिक क्या था कि सेम चेंजेस होगा क्वांटिटी डिमांडेड में, जितना प्राइस में प्रोपोर्शनल चेंज हुआ उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। ठीक है, अब मान लीजिए प्राइस 5 है। ओके, ये प्राइस 5 और क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हैं 2 इस केस में। तो टोटल अमाउंट क्या हम इस पे स्पेंड कर रहे हैं, 2 क्वांटिटी जब आप परचेज कर रहे हैं फॉर ₹5 ईच, तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 5 to the 10। आप उस पे 10 खर्च कर रहे हैं, ₹10 खर्च कर रहे हैं। ओके, अब मान लीजिए प्राइसेस इंक्रीज हो गया, प्राइस अब 5 से 10 हो गया। कितना इंक्रीज है, डबल्ड हुआ ना, 100% इंक्रीज है। तो जब इसमें इंक्रीज हुआ तो इसमें भी उतना ही डिक्लाइन होगा यूनिटरी इलास्टिक में, तो ये 2 से 1 हो जाएगा। ओके, तो अब अमाउंट, अब आप एक कमोडिटी ही परचेज कर पा रहे, एक यूनिट उस पर्टिकुलर कमोडिटी का कंज्यूम कर रहे, अमाउंट आपका सेम रहेगा जब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द यूनिटी व्हाइल एमआर इज। अब जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी के बराबर है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी। तो एमआर क्या होगा इस केस में, ऑप्शंस आर 0, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इनडिटर्मिनेट। तो एमआर कितना होगा, ये 0 होगा, क्यों होगा ये डिस्कस करते हैं। आपने रेवेन्यू मेथड इलास्टिसिटी का डिस्कस किया होगा, वो पढ़ा होगा, उसमें आप देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू जो बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, और टोटल रेवेन्यू का जब आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, है ना। जब आप इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इस तरह के सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो ये बेसिकली पी प्लस क्यू क्या है, ये 2 फंक्शन हो गए। टी आर क्या था, टी आर बराबर था पी इंटू क्यू। ओके, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, है ना, और सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा।
लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका ये फॉर्मूला आपने डिस्कस किया होगा। बेसिकली होता क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ये नेगेटिव रिलेशन है इन दोनों के बीच में, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड इसको सपोर्ट करता है। तो नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन है। ये क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, क्यूज क्वांटिटी, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने से, इनटू प्राइस, इनटू जो प्रीवियस जो प्राइस और उनका रेशो है ना, उसमें चेंज होने से क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ। तो ये फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो अगर हम दूसरी इक्वेशन में हम यहाँ पे देखें तो चेंज इन पी ओवर चेंज इन क्यू जब हम करेंगे ये बराबर हो जाएगा, जब हम इसको इस तरफ करेंगे, है ना, किया कि हमने बेसिकली जब हम इसको इस तरफ लेके आए तो यहाँ पे ये क्यू क्या था ऊपर था, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर बन गया, डिवाइड हो रहा था पी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो इसीलिए ये यहाँ पे चेंज हुआ है। डिनोमिनेटर नोमिनेटर बना है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। तो ये तभी चेंज हुआ है जब हम यहाँ से ईडी को वहां लेके गए, तो ये भी यहाँ पे 1 इसका रेसिप्रोकल हो गया -1 ईडी इंटू पी क्यू एज इट इज रह गया। ये इक्वेशन थर्ड बन गई। तो यहाँ पे हमारे पास डी पी ओवर डी क्यू है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे सामने ये सोल्यूशन आ जाएगा P माइनस पी ओवर ई डी। तो बेसिकली ये क्या था? एम आर चेंज इन P ओवर चेंज इन Q। ये बेसिकली क्या था? एम आर, जो कि बराबर आया P माइनस पी ओवर ई डी। ई डी इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस तरफ लेके गए, ठीक है, यहाँ 1/ED था या ये ED हो गया। एम आर अब जब राइट हैंड साइड आएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये P ओवर P माइनस एम आर हो जाएगा। P इज नथिंग बट एवरेज रेवेन्यू, है ना, पर यूनिट प्राइस कितना है उसको ही हम एवरेज रेवेन्यू कहेंगे ना। तो प्राइस बराबर है एवरेज रेवेन्यू के, और एम आर यहाँ पे हो गया। तो ED इज इक्वल टू, ED इज नथिंग बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि बराबर होती है प्राइस ओवर प्राइस माइनस एम आर। जो आप यहाँ पे रेवेन्यू मेथड से जब आपने सॉल्व किया तो एक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करने का। अब क्वेश्चन था कि एम आर तब कितना होता है जब इसकी वैल्यू यूनिटी के बराबर हो। तो ये डायग्राम है। एम आर हमेशा 2 टाइम लेसर होता है ए आर के, जो भी इम्परफेक्ट मार्केट होती है उसके अंदर। तो ये हम लेटर ऑन जब हम मार्केट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां पे हम इसका जो रिलेशन है वो देखेंगे कि क्यों ये 2 टाइम्स लेसर होता है ए आर के। तो ED 1 होती है, हमने पहले डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट इसको जब हमने नीचे ज्वाइन किया तो एम आर यहाँ पे 0 होता है। तो इस तरह से आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। ओके, कि एम आर 0 कब होगा? जब जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1 की होगी। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो एम आर पॉजिटिव है इस केस में, और जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव है तो उस केस में एम आर नेगेटिव होगा। तो इस केस में एम आर नेगेटिव होगा। ओके, और यहाँ देख लीजिए कि एम आर बराबर है, तो उस केस में बराबर है 0 के, तो उस केस में टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। ओके, और जब एम आर 0 है तो ED 1 है, एम आर पॉजिटिव है तो इलास्टिसिटी डिमांड इलास्टिक होगी, मतलब ग्रेटर देन 1 होगी। और जब ये नेगेटिव हो जाए एम आर तो उस केस में जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो लेस देन 1 हो जाती है, इन इलास्टिक डिमांड कर्व हो जाता है। तो ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है जिसमें हमने रेवेन्यू मेथड डिस्कस किया, और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में ठीक होने चाहिए। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी द कमोडिटी इज। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो रही है जब वो ग्रेटर देन 1 है। अभी तक हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस किया, अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ EY इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि ग्रेटर देन 1 है। और कमोडिटी क्या होगी? किस कमोडिटी के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है? इन नेसेसिटी होगी, या एक लग्जरी गुड होगी, या फिर इंफीरियर गुड है, या फिर नॉन रिलेटेड गुड है। द राइट आंसर इज लग्जरीज गुड। लग्जरियस गुड के केस में जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ये डेफिनेशन भी है लग्जरियस गुड की। ओके, तो समझ लेते हैं कि जो नॉर्मल गुड्स होती है ना उनको हम 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं, एक नेसेसिटी होती है, एक लग्जरियस होती है। आप डायग्राम में देखिए, नेसेसिटी के केस में क्या होता है। इसमें आप देखिए जो ICC 1 है,
ये हमें बता रहा है कि एक्स यहाँ पे नेसेसिटी है और वाई लग्जरीज है। ओके, और जो ICC-3 है इस केस में एक्स लग्जरीज है, वाई नेसेसिटी है ना। बेसिकली जिस एक्सिस पे आपका लग्जरीज गुड है उस ओर बेंड कर जाता है आपका ICC कर्व। ICC कर्व इज नथिंग बट इनकम कंजम्पशन कर्व। तो देख लेते हैं, ये इनकम लेवल है मान लीजिए, सपोज करिए, तब हम इस लेवल पे गुड वाई को कंज्यूम कर रहे थे और ये आपका गुड एक्स का लेवल है। अब इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ेगी तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा ये कर्व। अब आप देख सकते हैं कि इसमें गुड वाई में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया है लेकिन गुड एक्स में बहुत ही कम इंक्रीज आया है। तो गुड वाई क्या है? लग्जरियस गुड। लग्जरियस गुड के केस में क्या होता है, हमेशा जब इनकम बढ़ती है तो उस पे जो आप अमाउंट स्पेंड करते हैं उसका प्रपोर्शन या उसका रेशियो ज्यादा रहता है। और जब इनकम बढ़ती है लेकिन प्रोपोर्शनेटली कम इंक्रीज होता है किसी पर्टिकुलर गुड्स के कंजम्पशन में, उसको नेसेसिटी कहते हैं बाय डेफिनेशन। इट्स क्लियर? ओके, नेक्स्ट। द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय लियोनल रॉबिन्स, पॉल सैमुअल्सन, जॉन रॉबिन्सन, अल्फ्रेड मार्शल। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, 1940s के बाद की ये डेवलपमेंट है आपके इकोनॉमिक्स के अंदर। और ये किसने फॉर्मुलेट की थी सबसे पहले? तो इसका जो राइट आंसर है बहुत सिंपल है, पॉल सैमुअल्सन। उनकी ये थ्योरी है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, 38-39 के आसपास की ये थ्योरी है। और लेटर ऑन इसके बाद 56 में फिर हिक्स ने ही इसको क्रिटिसाइज करके फिर एक वीक ऑर्डरिंग जो थ्योरी थी वीवरिस्टिक अप्रोच वो आपके सामने लेके आए थे। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स यहाँ पे है जो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सैमुअल्सन ने इंट्रोड्यूस की थी 1938 में। ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है। ये कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी से डिफरेंट है, जहां पे हमने इंट्रोस्पेक्शन या फिर ऑर्डर में हमने सेटिस्फेक्शन को लगाया था। आदमी खुद देख रहा है कि कितना मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी से और उस हिसाब से उसका ऑर्डर लगा रहा था, या फिर कार्डिनल लिस्ट की अगर हम बात करें तो वो उसको नंबर वहां पे दे रहा था, उसको मेजर कर रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये बिहेवियरिस्टिक है। इसमें क्या है, पर्टिकुलर कंज्यूमर का बिहेवियर देखा जाएगा कि वो किस तरह से मार्केट में बिहेव कर रहा है, कौन से कमोडिटीज को वो चूज कर रहा है, क्योंकि चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, चॉइस मेड बाय इंडिविजुअल को ये रिवील करता है। और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर कैन बी रिवील बाय देयर परचेजिंग हैबिट क्या है, इसलिए इसको बिहेवियरिस्टिक अप्रोच कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके पॉइंट्स है, ये आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने पास रखिए, आपका रिवीजन में हेल्प करेगा। और बाद में इसको लेटर ऑन क्रिटिसाइज किया था J.R. हिक्स ने। हिक्स जो वही हिक्स है जो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी जिन्होंने दी थी। लेकिन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जब सैमुअल्सन ने दी, फिर जब उन्होंने उसका स्टडी किया, फिर वो पहुंचे कि नहीं वाकई इनकी थ्योरी सही है, और उन्होंने अपने उसी को ही रिफॉर्मुलेट किया इंडिफरेंस कर्व थ्योरी को, और एक नई थ्योरी लेके आए, और जिसमें उन्होंने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग अप्रोच थी उसको क्रिटिसाइज करके वीक ऑर्डरिंग अप्रोच उन्होंने एक अलग से थ्योरी दी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसको रिवीजन थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। तो ये एक वीडियो था इंट्रोडक्टरी सीरीज का, जिसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन किए। हमारे जो वीडियो है वो सब्जेक्ट वाइज ही रहने वाले हैं, जिसमें माइक्रो, मैक्रो और बाकी जो अलग यूनिट है, अलग जो सब्जेक्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।